वेलकम टू कॉमर्स मल्टीवर्स। हम कर रहे हैं आपका इंटरनेशनल बिजनेस का सब्जेक्ट, जिसके अंदर कर रहे हैं आपको जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है ना, उसके अलग थ्योरीज हम पढ़ रहे हैं अभी। तो उसकी जो दो थ्योरी थी, आपकी पीवीपी थ्योरी और आपकी जो आईआरपी थ्योरी थी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी, वो हमने इससे पहले वाले दो वीडियो में कवर कर लिया। इसमें आज हम देखेंगे आपको जो फिशर इफेक्ट है वो। तो जो फिशर इफेक्ट है आपका, वो क्या बताता है? फिशर इफेक्ट बताता है आपका रिलेशनशिप, ठीक है, किसके बीच में? जो आपका नॉमिनल रेट है, ठीक है, जो आपका रियल रेट है, और जो इन्फ्लेशन रेट होता है, ठीक है, तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, वो ये चीज़ बताता है ना। जैसे हमने आपको पीवीपी थ्योरी पढ़ी थी, तो उसमें देखा था इन्फ्लेशन की वजह से कैसे आपका एक्सचेंज रेट चेंज होता है ना। तो उसके बाद जो आपकी इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी थी, तो उसमें देखा था हमने इंटरेस्ट रेट से कैसे आपका जो एक्सचेंज रेट है वो चेंज होता है ना। यहाँ पर जो आपको फिशर इफेक्ट है, ये दोनों चीज़ों को कंसीडर करता है ना। ये आपका क्या करता है, नॉर्मल जो आपके इंटरेस्ट रेट है उनको भी लेता है, और आपका जो इन्फ्लेशन है उसको भी लेता है, दोनों को साथ में ये कंसीडर करता है इन्फ्लेशन रेट में फ्लक्चुएशन को बताने के लिए, है ना। ये थी थ्योरी किसके द्वारा की गई थी? आपकी जो आर्विंग फिशर थे, ठीक है ना, इकोनॉमिस्ट, उन्होंने ये चीज़ आपकी जो थ्योरी इसको प्रेजेंट किया था। अब ये थ्योरी क्या कहती है, उससे पहले ये समझ लेते हैं कि भाई जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है और जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो क्या होते हैं, है ना। मतलब कैसे इफेक्ट डालते हैं वो इस चीज़ के ऊपर, वो हम बाद में देखेंगे, पहले मीनिंग देखते हैं। तो जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या होता है? आपका इंटरेस्ट रेट होता है, ठीक है। कोई भी आपने इन्वेस्टमेंट की है किसी कंट्री के अंदर, ठीक है, कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, लोन है, सेविंग है, उन पर कोई ना कोई आपको इंटरेस्ट मिलता है या आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, कुछ भी एक जो इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है। तो वो जो इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, क्या बिफोर एडजस्टिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन एडजस्ट होने से पहले का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो हमारा क्या हो गया? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपका हो गया। मतलब क्या मतलब? मान लो आपको जो है इंटरेस्ट रेट मिला 10% का, ठीक है। अब इस 10% का जो इंटरेस्ट रेट मिला है ना आपको, इसमें क्या हुआ? इसमें मैंने इन्फ्लेशन को कंसिडर नहीं किया अभी, इसमें मैंने इन्फ्लेशन को माइनस प्लस नहीं किया हुआ है, ठीक। तो ये आपका वो पार्ट है इंटरेस्ट का जो आपको एक्चुअल में मिला है ना। आपने किसी भी इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना जो इंटरेस्ट कमाया वो ये है, इतना आपको रिसीव हुआ है एक्चुअल में, जो आपको पैसा रिसीव हुआ, ये वो पार्ट है ना। इसमें तो कोई इन्फ्लेशन का अमाउंट मैंने माइनस या नहीं किया है, मैं कुछ भी एडजस्ट नहीं किया है, इतना एक्चुअल में आपको रिसीव होगा, ठीक है, इंटरेस्ट ही वो है, ठीक है ना, विदाउट टेकिंग इन्फ्लेशन इनटू अकाउंट। इन्फ्लेशन को मैंने अभी इसमें कुछ भी एडजस्ट नहीं करा है, ठीक है। बट जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है वो आपका क्या होता है? रियल इंटरेस्ट आपका वो इंटरेस्ट रेट होता है जो आपके एक्चुअल मतलब रियल में जो आपने कमाया है ना, रियल में जो आपने इंटरेस्ट कमाया वो आपका होता है, जिसमें क्या करता हूँ, अपना जो इन्फ्लेशन रेट है उसे एडजस्ट करता हूँ, तब मेरा रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो निकल के आता है, ठीक है। तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या बताता है? रियल इंटरेस्ट मुझे बताता है मेरी परचेजिंग पावर, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट है उसकी परचेजिंग पावर को ये दिखाता है, ठीक है ना। परचेजिंग पावर को दिखाता है मतलब क्या? जैसे क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई भी चीज़ है, तो इन्फ्लेशन से क्या होगा? उसका प्राइस बढ़ता है ना, कोई भी चीज़ उसका इन्फ्लेशन होगा तो प्राइस उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, कोई भी एक चीज़ है ना, जैसे मान लो एप्पल है एक, तो उस एप्पल का जो प्राइस है वो, मान लो एक एप्पल का प्राइस 5 रुपये है, ठीक है, एक एप्पल का जो प्राइस है वो 5 रुपये है, ठीक। इन्फ्लेशन की वजह से उसका जो प्राइस है वो कुछ डबल हो गया, है ना, जैसे एग्जाम्पल मान लें। तो इन्फ्लेशन की वजह से उसका जो प्राइस है वो डबल हो गया, तो वो कितने का हो गया? वो 10 रुपये का इन्फ्लेशन की वजह से हो गया, ठीक है। आपने जो इंटरेस्ट रेट कमाया, ठीक है ना, वो भी आपको कितना मिला? वो आपको मिला है, और किसी भी 100 रुपये के ऊपर मान लो 10%, तो 10 रुपये आपको इंटरेस्ट रेट मिला, ठीक है ना। अभी जो इंटरेस्ट रेट मिला है ये 10 रुपये है, ठीक है, बट इसमें इन्फ्लेशन भी एडेड है, ठीक है। जो आपको मिलता है तो इसमें इन्फ्लेशन भी तो ऐड होगा ना टाइम के साथ साथ। जो आपका इंटरेस्ट रेट आपको एक साल बाद ही मिला है मान लो, तो एक साल में, एक साल के अंदर अंदर उसमें इन्फ्लेशन भी तो ऐड हुआ होगा, है ना। इन्फ्लेशन को हम अकाउंट में नहीं ले रहे थे इससे पहले वाली जो दो थ्योरी थी, बट इसमें जो जो आपके आर्विन फिशर है ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो होता है उसमें भी आपको क्या होगा? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है आपका, ये नॉमिनल इंटरेस्ट रेट आपको जो मिल रहा है मार्केट से, इसमें आपका जो होता है इन्फ्लेशन भी इसमें ऐड होता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन को तो इसमें से मैं इन्फ्लेशन अगर हटा देता हूँ, मान लो इन्फ्लेशन आपका कुछ, इन्फ्लेशन भी सेम ले लेते हैं, इसी रेट से ले लेते हैं, तो इन्फ्लेशन मान लो इन्फ्लेशन भी 5 रुपये का इसमें हुआ, तो आपको जो रियल इंटरेस्ट मिला वो कितना मिला आपको? जो आपका रियल इंटरेस्ट रेट है वो आपको 5 रुपये आ रहा है, यानी एक्चुअल में आपके पास सिर्फ 5 ही रुपये हैं, है ना। यानी आपकी जो परचेसिंग पावर है आपको दिख रही है कि हाँ मेरे पास मुझे जो 10 रुपये मिले हैं, तो मैं तो यहाँ पे एक एप्पल खरीद सकता हूँ, हाँ आप एक एप्पल खरीद सकते हो। बट जब आप उसकी रियल परचेसिंग पावर देखोगे, आप रियल इंटरेस्ट, ठीक है, जो आपका रियल इंटरेस्ट है, तो वो तो हाफ ही है ना, वो तो 5 ही रुपये हैं। तो जो इसकी एक्चुअल परचेसिंग पावर है आपकी, जो इंटरेस्ट आपने कमाया, रियल इंटरेस्ट की जो परचेसिंग पावर है वो तो हाफ ही है आपकी, है ना, वो तो हाफ ही है। तो अगर मैं यहाँ से भी इसको हटा दूँ, मान लो मैंने यहाँ से भी हटा दिया इन्फ्लेशन रेट को, मैंने यहाँ से भी आपका क्या करा, और इसमें से भी इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर दिया है ना। तो यहाँ मैंने जो चीज़ थी उसकी, उसमें से इंटरेस्ट रेट को माइनस कर दिया, और जो इंटरेस्ट रेट है वहाँ से भी इन्फ्लेशन रेट को माइनस कर दिया, तो अब जो मेरी एप्पल की प्राइस है वो इक्वल हो जाती है। 5 रुपये था उसका प्राइस, बेस प्राइस, और जो रियल इंटरेस्ट है मेरा वो मैंने 5 रुपये कमाया, तो यहाँ पे अब मैं कमा ले सकता हूँ यहाँ पे, है ना। अब मैं वो एप्पल खरीद सकता हूँ, तो मेरी जो रियल परचेसिंग पावर है वो अभी इक्वल दिख रही है मुझे, यहाँ पे इक्वल है, ठीक है। इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ, उसका प्राइस 10 रुपये हो गया, और जो मुझे इंटरेस्ट रेट मिला वो भी मुझे 10 मिल रहा है, तो मुझे यहाँ भी लग रहा है कि हाँ बात तो एक ही है ना। मुझे यहाँ भी लग रहा है कि यार 10 रुपये में एक एप्पल तो मैं खरीद ही सकता हूँ, ठीक है। बट एक्चुअल में भी आप खरीद तो एक ही एप्पल सकते थे, बट वहाँ पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट आपने देखा नहीं, ठीक है ना। ये तो समझाने के लिए आपको एकदम इक्वल चीज़ बता रहा हूँ, हमसे इक्वल नहीं होता ना, ये ज़्यादा हो सकता है, ये कम हो सकता है, तो इफेक्ट कुछ एडवर्स इफेक्ट भी दिख सकते हैं इसके, ठीक है, समझाने के लिए मैंने बताया आपको, ठीक है। तो जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या दिखाता है, वो आपको उसका आपकी एक्चुअल परचेसिंग पावर क्या है, ठीक है। इन्फ्लेशन एक्चुअल परचेसिंग पावर की क्या है, अगर इन्फ्लेशन को हटा दो तो अब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरी एक्चुअल परचेसिंग पावर ये है। इन्फ्लेशन को हटा दो तो मुझे मेरी मनी की परचेसिंग पावर पता चल जाती है।
तो अगर आपको रियल इंटरेस्ट रेट निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में वो एडेड होता है तो उसे लेस कर दो, ठीक है। इन्फ्लेशन को हटा दिया तो मेरा रियल इंटरेस्ट रेट मुझे पता चल जाएगा कि भाई मेरा एक्चुअल जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, मैंने जो इंटरेस्ट कमाया उससे मेरी परचेसिंग पावर कितनी है ना, वो आपको पता चल जाता है इससे। अब जो फ्यूचर इक्वेशन है वो कुछ और नहीं है आपका, ठीक है ना। फ्यूचर इक्वेशन वही है जो हमने ऊपर देखा आपका, जिसमें हम क्या करते हैं, रियल इंटरेस्ट को निकालने के लिए नॉमिनल इंटरेस्ट में से इन्फ्लेशन को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो हमने रियल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वही आपका फ्यूचर इफेक्ट है, जिसमें हमें नॉमिनल इंटरेस्ट चाहिए क्योंकि हम जो अपना देखेंगे इस चीज़ को जोड़ के जब आपका एक्सचेंज रेट से, तो वहाँ पे हमें सिर्फ नॉमिनल इंटरेस्ट रेट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो नॉमिनल इंटरेस्ट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमें अगर नॉमिनल इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या होता है, रियल इंटरेस्ट, उसमें ऐड होता है इन्फ्लेशन, तो उसी से बनता है आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, है ना। इन्फ्लेशन में टाइम के साथ ऐड हो जाता है आपको जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है उसके अंदर, ठीक है। अब इस चीज़ को देखने के लिए कि भाई मैं जो ये एस्टिमेट कर रहा हूँ ना, ये जो नॉमिनल रेट है, तो नॉमिनल रेट है, ये हम एस्टिमेट ही तो करते हैं, है ना, कि भाई हाँ इन्फ्लेशन रेट क्या होता है। एक्यूरेट तो कोई टूल ऐसा है नहीं जो इन्फ्लेशन रेट को एक्यूरेटली मेजर कर सके। तो जो इन्फ्लेशन रेट होता है वो भी तो आपका एक्सपेक्टेड होता है ना, कि इतना इतना शायद हुआ होगा, इतना परसेंट आपका इन्फ्लेशन रेट हुआ होगा, ठीक है। तो उसमें चेंजेस आने की वजह से जो आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है उसमें भी हाँ इतना इतना परसेंट आपका चेंज आया होगा, ठीक है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी को चेक करने के लिए हम फिशर थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है। फिशर थ्योरम से हमें जो नॉमिनल रेट मिलेगा, इससे भी हमें नॉमिनल रेट ही मिलता है। तो इससे जो हमें नॉमिनल रेट मिलेगा, ठीक है, वो हम चेक करेंगे आपका, जो हम इस इक्वेशन से निकालेंगे उसमें कितना डिफरेंस है। अगर दोनों में बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, या हम जो एस्टिमेट कर रहे थे, जो प्रेडिक्शन कर रहे थे, वो काफ़ी सही है नॉमिनल रेट को लेकर। यहाँ पे इतने नॉमिनल रेट हो सकता है इन्फ्लेशन के आने के बाद, ठीक है ना। और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब हमने जो प्रेडिक्शन की है वो काफ़ी गलत प्रेडिक्शन की है, कि जो आपका रियल इंटरेस्ट रेट है और जो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है उनमें कोई ज़्यादा अच्छा रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। काफ़ी अलग अलग आपस में ये रिलेट करते हैं, ठीक है ना। सो अगर हम प्रैक्टिस इन रियल लाइफ में बात करें, ठीक है, तो इन्फ्लेशन रेट राइज, तो जब आपका इन्फ्लेशन रेट है ना, ये अगर आपका राइज होता है ना, बढ़ता है, तो जो रियल इंटरेस्ट रेट होता है ना वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। वो डिक्रीज हो जाएगा किस केस में, कब, जब आपका नॉमिनल रेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब खुद देखो इस चीज़ को, मान लो मेरा नॉमिनल रेट जो है ये मैं रेट की बात करता हूँ, तो ये मान लो ये 10% है ना। नॉमिनल रेट मेरा 10% है, और आपका जो ये दोनों 5% है, ठीक है, ये 5 हो गया और ये भी आपका 5 था। अब आपका इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो लॉजिक सी बात क्या होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ इस इक्वेशन को देख रहा हूँ तो इन दोनों को जोड़ के आपका नॉमिनल रेट बनता है। भाई मैंने जो रियल रेट है उसमें ऐड करा इन्फ्लेशन को, तब मेरा नॉमिनल रेट बना, ठीक है। तो अगर ये 10 है, रियल रेट 5 है और इन्फ्लेशन रेट कितना आपका 5 है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, और जैसे हमें पता है कि जो रियल रेट है वो तो रियल रहेगा, है ना, वो तो चेंज होने नहीं वाला, जितना वो रियल इंटरेस्ट आपने कमाया हो तो रियल रहने वाला है। तो इन्फ्लेशन बढ़ता है तो आपका जो नॉमिनल रेट है वो बढ़ना चाहिए, नॉर्मली ये होना चाहिए ना। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे आपको क्या होना चाहिए, नॉमिनल जो रेट है वो भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। बट मान लो कि जो आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो चेंज ही नहीं हो रहा, ठीक है, इसके इफेक्ट की वजह से, इन्फ्लेशन के इफेक्ट की वजह से जो आपका ये चेंज नहीं हो रहा, ये लिखो नहीं लाइन यहाँ पे, तो उसकी वजह से चेंज ही नहीं हो रहा है आपका। तो उस केस में क्या होगा, तो जो आपका रियल इंटरेस्ट रेट होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा, है ना। कैसे, मान लो ये दोनों को जोड़ के जो बनाए, इन दोनों की कंपोजिशन से आपका जो नॉमिनल रेट बना हुआ है, मान लो ये जो आपका इन्फ्लेशन रेट है ये 7 हो गया, ठीक है, और ये चेंज ही नहीं हो रहा, ये कॉन्स्टेंट हो गया अपनी जगह पे 10 ही है, तो क्या कम होगा आपका, तो कंपोजिशन के लिए हमें इसे 3 करना पड़ेगा, है ना, तो ये कम हो गया, ठीक है। मान लो ये 8 हो गया तो इसे हमें 2 करना पड़ेगा, आपको जो रियल रेट है वो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही लाइन बोल रहा है कि आप अगर आपको जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो इन्फ्लेशन के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे अगर नॉमिनल रेट नहीं बढ़ रहा तो जो आपका रियल रेट होता है वो कम होने लग जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे मान लो आपने इन्वेस्ट किए, कोई कोई स्टॉक है आपने, ठीक है, किसी स्टॉक में इन्वेस्ट किए और जो आपको रियल रिटर्न मिल रहा है उससे वो 5% है, और जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7% है ना। उससे जो आपको जो रिटर्न अभी मिला वो 5% हुआ, मतलब, और आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो 7% हुआ। तो अगर मैं नॉमिनल रेट निकालना है तो सिंपल है, उससे आपको जो रियल रेट मिला वो कितना मिला, रियल रेट आपको 5% है और इन्फ्लेशन रेट आपका 7% है, तो नॉमिनल रेट सिंपल इस तरीके से निकल जाएगा, है ना। ये सिंपल तरीके से निकल गया जो आपको दिया हुआ है रियल रेट और इन्फ्लेशन। इसी को जो हम फिशर थ्योरम में डाल के देखते हैं, ठीक है। तो सिंपल वैल्यूज पुट करी मैंने, ठीक है, यहाँ पे ना मल्टीप्लाई का साइन है, प्लस नहीं है, ध्यान रखना अपना, ठीक है। और थ्योरम के अंदर तो जो मेरे पास वैल्यू आती है ना वो कितनी आती है, पास वो आती है 12.35%, है ना। यहाँ पे मैंने 1 माइनस भी करना था इसमें, और 1 माइनस कैसे हुआ, यहाँ पे प्लस है तो इधर आके ये माइनस हो गया, तो जो वैल्यू आई वो कितनी है आपकी 12.35%, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो हमने ऊपर नॉर्मल और जो हमने यहाँ नीचे निकाला वो कितना है, वो 12.35% है, तो इसमें डिफरेंस काफी कम आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि हमने जो एस्टिमेट किया है आपका जो नॉमिनल रेट होना चाहिए था, ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से जो नॉमिनल रेट आपको बना, जो हमने प्रिडिक्ट किया है वो काफी ज़्यादा एकदम सिमिलर है ना, काफी अच्छा हमने जो है प्रिडिक्ट किया है, ये हम कह सकते हैं, काफी एक्यूरेट है ये चीज़, है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नॉमिनल रेट निकाल सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं कि भाई हमारा जो इंटरेस्ट रेट है उसमें इन्फ्लेशन की वजह से क्या चेंज आ रहा है हमारे नॉमिनल रेट के साथ, है ना। वही चीज़ जो हमने ऊपर पढ़ी है आपका, कि किस तरीके से हम नॉमिनल रेट निकालते हैं, किस तरीके से आपका रियल रेट के अंदर जो है इन्फ्लेशन ऐड रहता है ना, उसकी वजह से हमें लगता है काफ़ी ज़्यादा हमारा नॉमिनल रेट बढ़ा हुआ है। तो इस चीज़ को हम पढ़ेंगे आपके
एक्शन मार्केट से रिलेट करके, है ना, कि दो करेंसीज के रिलेशन में इसे पढ़ रहे हैं। तो जब इसे दो करेंसी के रिलेशन में पढ़ रहे हैं, दो कंट्रीज के रिलेशन में पढ़ रहे हैं, तो इसे हम कह देते हैं आपका इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, ठीक है ना, क्योंकि हम इंटरनेशनली जा रहे हैं। पहले हमने अपने होम कंट्री का निकाल लिया कि भाई इस कंट्री के अंदर कितना नॉर्मल रेट है, उसके अंदर कितना इन्फ्लेशन है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, दो कंट्रीज को कंपेयर करेंगे ताकि हमें क्या पता चले, करेंसी जो एक्शन रेट है दोनों करेंसीज का, वो हम डिटरमाइन कर पाए, ठीक है। तो जो हम ऊपर बढ़ा उसको हम दो कंट्री में अप्लाई कर देते हैं, और जो कंट्रीज हायर नॉमिनल रेट हैव हायर इन्फ्लेशन रेट्स, ठीक है, वो हमने देख लिया। जितना ज़्यादा आपका नॉमिनल रेट होगा उतना ज़्यादा कंट्री के अंदर क्या होने वाला है, इन्फ्लेशन रेट होने वाला है, क्योंकि जो रियल रेट है वो तो आपको नॉर्मल, मतलब जो रियल रेट है वो तो आपको मिलने वाला है ना, जो रियल रेट है वो तो रियल रहेगा, ठीक है। उसकी वैल्यू कब बढ़ती है, रियल रेट के अंदर जो हम इन्फ्लेशन ऐड कर देते हैं तो तब उसकी वैल्यू जो है बढ़ जाती है नॉमिनल रेट की, है ना, क्योंकि रियल रेट और इन्फ्लेशन को मिलाकर आपको नॉमिनल रेट बनता है, और रियल रेट तो रियल ही रहने वाला है, वो तो जितना आपको मिलने वाला रिटर्न उसके ऊपर। लेकिन इन्फ्लेशन जो है वो टाइम के साथ चेंज हो जाता है ना, अभी आज कुछ इन्फ्लेशन है, एक साल बाद कुछ और इन्फ्लेशन होगा, तो इन्फ्लेशन की वजह से चेंज होता है आपका नॉमिनल रेट, ना कि रियल रेट की वजह से चेंज होता है। तो इन्फ्लेशन की वजह से चेंज होता है, इसलिए जितना ज़्यादा आपका नॉमिनल रेट होगा किसी कंट्री के अंदर, जितना ज़्यादा वहाँ से रेट आपको मिल रहा है, रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, उतना ज़्यादा उस कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन होगा। ये आपका फिशर इफेक्ट कहता है, हाँ। तो ये थ्योरी क्या कहती है आपकी, चेंज इन द एक्शन रेट, जो एक्शन रेट में चेंजेस होते हैं, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, वो रिलेटेड है आपके डिफरेंस इन द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इन टू कंट्रीज, है ना। दो कंट्रीज के जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होते हैं उनमें जो डिफरेंस होता है ना, उससे रिलेटेड है आपका एक्सचेंज रेट के अंदर जो चेंजेस होते हैं वो। जैसे हमने आपका पीपी थ्योरी में पढ़ा था, तो हमने उसमें पढ़ा था आपको इन्फ्लेशन रेट में दो कंट्रीज है, दोनों कंट्रीज के जो इन्फ्लेशन रेट है उसमें जो चेंजेस है, उसमें जो डिफरेंस होगा उसकी वजह से आपका एक्सचेंज रेट जो है वो चेंज होगा, है ना। फिर उसके बाद हमने जो आपका इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी पढ़ी, तो उसमें पढ़ा था आपका इंटरेस्ट रेट की वजह से दोनों कंट्री के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है उनका डिफरेंस की वजह से आपका एक्सचेंज रेट इफेक्ट होता है। और यहाँ पर जो फिशर है ये दोनों को ही ले रहा है आपका, है ना। तो उन्होंने क्या करा, आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ले लिया, इसके अंदर रियल इंटरेस्ट रेट आपका इन्फ्लेशन दोनों ऐड होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों को इफेक्ट में लेता है। तो अब अगर मुझे ये जानना है कि भाई मेरी जो एक्सचेंज रेट है, करेंसी है, कोई भी दूसरी कंट्री की करेंसी है, वो कितना चेंज हो सकती है मेरी कंट्री के, मेरी करेंसी के कंपेयर में, तो उसके लिए आपके पास जो इक्वेशन होती है इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट की, वो ये आपकी इक्वेशन होती है, ठीक है ना। इक्वेशन सिंपल है, देखिए इक्वेशन आपने पहले हमने जो दो चीज़ें की थी, सेम फॉर्मूला वही है, बस आपको क्या है यहाँ पे -1 आपके पास आ जाता है ना। क्या हमें निकालना है, ये आपका ई क्या हो गया, ये आपका हो गया एक्सचेंज रेट, ठीक है, फॉरेन कंट्री का। एफ यहाँ पे डिबेट क्या कर रहा है, फॉरेन कंट्री का एक्सचेंज रेट, हम वो डिटरमाइन कर रहे हैं अपनी करेंसी के कंपेयर में। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 1 प्लस जो भी आपका नॉमिनल रेट है, ठीक है, डोमेस्टिक कंट्री के अंदर वो, ठीक है, ये और आपका क्या हो गया डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो भी आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है आपका फॉरेन कंट्री के अंदर, और -1, ठीक है। तो जो 1 है ये तो मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी, इसका मतलब क्या होता है, एक साल का हम पीरियड ले रहे हैं, तो अभी कोई जो पीरियड है वो अभी कोई भी चीज़ है तो वो 100% है। अब उसमें एक साल में जो चेंजेस आया वो मैंने इसमें ऐड कर दिया, तो इसलिए ये 1 प्लस आई हो गया, है ना। सेम आपका फोरन के साथ भी है। -1 यहाँ पे हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इस बार क्या करने वाले हैं, जो हमसे ये जो वैल्यू मिलती है ये तो आपका वो हो गया ना, आपको जैसे इंडेक्स और प्राइसेस हम पढ़ते हैं, आपके जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं, तो उसमें जो वैल्यूज मिलती है वो कंप्लीट वैल्यू मिलती है, यानी जब से आप सॉल्व करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 1 पॉइंट कुछ मिलेगी आपके पास, है ना। 1 पॉइंट क्यों, क्योंकि हम एक वैल्यू के अंदर जो उसमें चेंज हुआ वो ऐड कर रहे हैं। 100% में 20% का चेंज हुआ तो वो कितना हो गया, 120% हो गया। बट मुझे सिर्फ चेंज देखना है कि चेंज कितना हुआ, तो कोई चीज़ 100 से 120 हुई है तो इसका मतलब ये थोड़ी उसमें 120% चेंज हो गया, इसका मतलब उसमें सिर्फ 20% का चेंज हुआ है ना। मतलब कोई चीज़ 100 गया वो 20% हो गई, तो आप क्या कहेंगे इसमें कि भाई जो चेंज हुआ है वो तो सिर्फ 20% का ही चेंज हुआ है, ये थोड़ी 120 का चेंज हो गया। तो बस मुझे ये चेंज निकालना है, तो चेंज को निकालने के लिए मैं -1 कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, आपका डिटरमाइन करते हैं कि भाई आपका एक्सचेंज रेट क्या होगा, है ना, कि क्या चेंज होगा इसमें एक साल पीरियड के बाद, ठीक है, या कोई भी पीरियड के बाद, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू, इसको सोल्व करने का जो वैल्यू आती है वो आपकी नेगेटिव आती है, ठीक है, मान लो वैल्यू जो आई वो नेगेटिव आई, तो इसका मतलब जो आपकी फॉरेन करेंसी है ना वो इतने परसेंट से जो भी वैल्यू आएगी आपकी उतने परसेंट से वो आपकी क्या हो जाएगी, डेप्रिशिएट हो जाएगी, है ना। नेगेटिव है तो डेप्रिशिएट हो जाएगी, पॉजिटिव वैल्यू आती है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगी तो वो एप्रिशिएट हो जाएगी वो वैल्यू उतने परसेंट से, है ना। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, मान लो आपने क्या किया, आपने यूएस के अंदर जो इन्वेस्ट किया, आपका कोई भी सम ऑफ मनी आपने इन्वेस्ट किया यूएस के अंदर, उस पर जो आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है वो 10% है, ठीक है। वही सेम अमाउंट या सेम आपने किसी भी स्टॉक में किसी में भी इन्वेस्ट किया है तो वही सेम अमाउंट पे जो आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है इंडिया के अंदर वो 8% है, ठीक है। यानी कि जो यूएस का नॉमिनल रेट है वो 10% है, इंडिया का जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है वो 8% है, ठीक है। अब मुझे ये देखना है कि भाई एक टाइम पे एक साल के बाद, ठीक है ना, कि भाई क्योंकि ये इंटरेस्ट मुझे कब मिलने वाला है, एक साल के बाद ही इंटरेस्ट मिलेगा मुझे। जब एक साल के बाद इंटरेस्ट मिलेगा तो एक साल के अंदर जो आपका इन्फ्लेशन रेट है वो भी तो चेंज होगा, है ना। तो अगर मुझे ये चीज़ देखनी है कि भाई एक साल के बाद आपका जो करेंसी की वैल्यूज होंगी या जो एक्सचेंज रेट होगा वो एक्सचेंज रेट क्या होगा, ठीक है ना। तो अभी कुछ भी एक्सचेंज रेट चल रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छी बात क्या है कि आपको ये डिटरमाइन करने की जरूरत नहीं है कि पहले आपका एक्सचेंज रेट क्या था, मुझे तो ये देखना है कि भाई एक साल के अंदर, एक साल के पीरियड के अंदर जितने सालों में इंटरेस्ट कमा रहा हूँ उसमें कितना एक्सचेंज हो सकता है मेरी करेंसी में, ठीक है। तो मैं जो एक्सपेक्टेड चेंजेस है करेंसी में वो यहाँ पे हम डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी कुछ भी रेट चल रहा होगा, मान लो एग्जाम्पल के लिए कुछ भी रेट है, ठीक है। मान लो एग्जाम्पल के लिए $1 ले लेता हूँ मैं, ठीक है। तो 1 जो डॉलर है वो कितना चल रहा है, $1 इक्वल्स टू चल रहा है आपका 80 रुपीज़ मान लो, ठीक है ना एग्जाम्पल। अभी रियल वर्ल्ड में तो कुछ और आपका चल रहा होगा, है ना। तो 80 मान लेते हैं इसको कि भाई जो $1 है ना वो 80 रुपीज़ के जो है आसपास आपका चल रहा है, ठीक है। तो
अब मुझे इस चीज़ पे ध्यान नहीं देना, मुझे देखना है पहले सिर्फ नॉमिनल रेट मुझे देखना है सिर्फ, ठीक है। नॉमिनल रेट्स में मैंने फॉर्मूला पुट कर दूंगा, ठीक है। क्या था आपका, एक्सचेंज रेट इन फॉरेन करेंसी मुझे निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होगा, 1 प्लस जो आपको डोमेस्टिक का नॉमिनल रेट है वो डिवाइड बाय 1 प्लस जो आपका फॉरेन करेंसी का नॉमिनल रेट है वो, और -1, ठीक है। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो आपको ये वैल्यू मिलती है, ठीक है। आप इसे सॉल्व करके कैलकुलेटर से देख सकते हैं, ठीक है। तो क्या आता है, बस -1.89% आता है, ठीक है। अब ये जो आया इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा भाई जो करेंसी है ना आपकी, जो आपका डॉलर है, वो आपका जो है 1 साल बाद, ठीक है, वो 1.89% से क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें यहाँ हम फॉरेन करेंसी की निकाल रहे हैं कि ये जो चेंजेस हो रहा है किसमें हो रहा है, फॉरेन करेंसी का। हमारे करेंसी के कंपेयर में जो उनकी करेंसी होगी वो 1 साल के बाद जो है इतना परसेंट से आपकी डेप्रिशिएट हो जाएगी करेंसी, ठीक है। अब हमने जो ऊपर पढ़ा था उसमें आप सोचेंगे कि भाई जो हमने पढ़ा था ऊपर उसमें लिखा होता है कि दोनों करेंसी के जो नॉमिनल रेट है उनमें जो डिफरेंस होता है उसकी उतना ही हमारा क्या होता है, एक्सचेंज रेट में चेंज होता है। ऊपर जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी यहाँ पे वो क्या लिखा होता कि भाई जो आपका चेंज होता है एक्सचेंज रेट में, वो क्या होता है, वो रिलेट होता है आपका डिफरेंस इन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ऑफ टू कंट्रीज, ठीक है। तो आप सीधे कहते हैं कि भाई यहाँ 10% है, 8% है, तो 2% का चेंज होना चाहिए, ठीक है। बट ऐसा डायरेक्ट नहीं होता है ना, थोड़ा बहुत उसमें कुछ पॉइंट्स का डिफरेंस होता है, इसलिए हम इस फॉर्मूले का यूज आपको करते हैं ताकि थोड़ा एक्यूरेट हमें जो है मेजर मिल पाए, ठीक है। हालांकि उतनी एक्यूरेट भी नहीं है, एक प्रिडिक्शन ही है ये भी, ठीक है। तो इतना हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि भाई 1 साल के बाद जो है आपकी जो डॉलर है वो इतना परसेंट से गिर सकती है, इतने परसेंट उसकी वैल्यू कम हो सकती है, ठीक है। अब ऐसे क्यों, है ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई यहाँ तो जो है इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, और हमने तो पढ़ा था आपका कि जिस कंट्री के अंदर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो वहाँ पे इन्वेस्टर अट्रैक्ट होते हैं, तो उसका जो करेंसी होती है उसकी डिमांड होती है, तो करेंसी की डिमांड होगी तो उससे तो वैल्यू बढ़नी चाहिए, तो इनकी वैल्यू जो डेप्रिशिएट क्यों हो रही है, देखो इनकी वैल्यू डेप्रिशिएट इसलिए हो रही है आपकी यहाँ पे कि हमने अभी फिशर इफेक्ट पढ़ा आपका कि भाई जितना ज़्यादा हायर इंटरेस्ट रेट होगा, जैसे कि यूएस के केस में हायर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे क्या होगा, जितना जितना ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, नॉमिनल रेट है, उतना ज़्यादा आपका क्या होगा, जो आपकी इन्फ्लेशन रेट होगी वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, जिसके वो जो इन्फ्लेशन रेट है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होगा। अब जब इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या हो गया आपका कि जो आपकी करेंसी है उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि उसकी जो परचेसिंग पावर है वो कम हो रही है, ठीक है। हमने पीपीपी थ्योरी में क्या पढ़ी थी कि जितने ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट होगा आपका, इन्फ्लेशन ही पढ़ा था ना पीपीपी थ्योरी के अंदर, इन्फ्लेशन ज़्यादा है, इन्फ्लेशन ज़्यादा मतलब क्या है कि चीज़ें महंगी हो रही हैं। अब चीज़ें महंगी हो रही हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो करेंसी की परचेसिंग पावर है वो काफ़ी कम है ना। आप कम मनी में मतलब ज़्यादा पैसा आपको देने पड़ेंगे, कम चीज़ आप खरीद सकते हो उससे, तो परचेसिंग पावर कम है आपकी करेंसी की, और जब उसकी परचेसिंग पावर कम है तो ऑटोमेटिक जो उसकी वैल्यू होती है वो गिरना शुरू हो जाती है करेंसी की आपकी, ठीक है। तो पीपीपी थ्योरी और जो फिशर इफेक्ट है इन दोनों की वजह से ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो जाती है आपकी कि कंट्री के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है तो वहाँ पे ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा, और ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा तो करेंसी की वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाती है आपकी, ठीक है। तो ये चीज़ आपकी जो फिशर इफेक्ट जो है ये और समझाती है आप लोगों को। हाँ, तो ये कुछ 3 थ्योरी थी जिनमें हमने अलग-अलग तरीके से पढ़ा था कि किस तरीके से जो एक्सचेंज रेट में चेंजेस को हम डिटरमाइन करते हैं, किस तरीके से जो एक्सचेंज रेट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।